तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3। ठीक है, पूरा कंप्लीट हम लोग प्रश्नावली 2.3 कर देंगे। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर देंगे और आज आपका प्रश्नावली 2.3 कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन का सलूशन मैं बताने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। नोट्स बनाते रहिएगा क्योंकि प्रॉपर एक नोट्स तैयार होना बहुत आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ताकि बाद में रिवीजन करते समय कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना समय गवाए चलते हैं प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। और क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं उसे सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ 3 क्वेश्चन दिया है। इन तीनों क्वेश्चनों को बताना है कि इन संबंधों में से कौन सा फलन है। 3 संबंध दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें से बताना है कौन फलन है। अगर फलन है तो उसका हमें क्या ज्ञात करना है, परिसर निर्धारित करना है। तो चलिए सिंपल है, देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। और परिसर आप लोग निकालना जानते ही हैं, फलन आप लोग चेक करना जानते हैं, बस इसको लगाना है। तो देखिए यहाँ पे पहला है आपका, यहाँ पर हल लिखते हैं। ठीक है, हल में पहला करने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो दिया है यहाँ पे, यह संबंध दिया हुआ है। तो चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम से आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है सारी चीज़ें, और आप ये भी चेक कर पाते हो कि फलन है या नहीं है। ठीक है, संबंध है कि नहीं। तो देखिए, इसे मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, अब देखिए इसको पहला का सॉल्व कर रहे हैं ना, तो जो आगे होता है वो आपका क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, तो देखिए आगे का आपके क्या है, 2, 5, 8, 11, 14, 17। तो आपके इस खाने में आ जाएगा 2, 5, 8, 11, 14 और 17। इसी प्रकार दूसरे पे आए 1, 1, 1, 1, 1, 1, मतलब वो 1 से संबंध स्थापित कर रहा है। मतलब कह रहा है ये चीज़ कि 2 भी 1 से संबंध कर रहा है, 5 भी 1 से संबंध स्थापित कर रहा है, 8 भी 1 से, 11 भी 1 से, 14 भी 1 से और 17 भी 1 से संबंध स्थापित कर रहा है। तो बिल्कुल सही बात ना है। यहाँ पे सारे के सारे अवयव एक अवयव से संबंध स्थापित कर सकते हैं। मतलब कि बहुत सारे लड़कों की एक माँ हो सकती है। मैंने ट्रिक बताया था आप लोगों को संबंध फलन चेक करने के लिए कि बहुत सारे लड़कों की एक माँ हो सकती है। तो बिल्कुल ये फलन आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इधर के सारे अवयव किसी न किसी एक से जुड़े हैं। देखिए 2, 1, 5, 1, 8, 1 से 11, 1 से 14, 1 से 7, 17, 1 से, बिल्कुल फलन है। तो करना है क्या, कुछ नहीं, हमें लिख देना है क्या कि फलन है। क्या लिखना है, फलन है। तो फलन है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों परिसर ज्ञात करना है। तो आप प्रांत भी ज्ञात कर सकते हैं, परिसर भी। चलिए प्रांत नहीं ज्ञात करना, लेकिन प्रांत भी बता देता हूँ। प्रांत तो बहुत सिंपल होता है, प्रांत और परिसर ज्ञात करना। जब आपको संबंध मालूम चल गया तो प्रांत और परिसर बहुत सिंपल है। ये तो आप यहीं से देख के प्रांत ज्ञात कर लेंगे। जो आगे वाला होता है वो सब क्या है, प्रांत। 2, 5, 8, 11, 14, 17। ठीक है, एक जितने भी इधर के सारे अवयव जो इस्तेमाल में ले जाते हैं सब प्रांत कहलाते हैं। तो प्रांत में आपका क्या आ जाएगा, 2, 5, 8, 11, 14 और 17। सिंपल हल हो गया। अब परिसर का मतलब कि इधर के जितने अवयव काम में आए हैं। तो बी के क्यों, कौन सा, मात्र अकेला एक ही तो है जो सबसे संबंध स्थापित कर रहा था। ये आपका परिसर हो जाएगा। सिंपल हो गया आपका। तो देखिए पहला आपको फलन पूछा था फलन है, परिसर भी हमने ज्ञात कर लिया। तो इस तरह पहला जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा को सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा सॉल्व करते हैं इस पृष्ठ पे। दूसरा आपका क्या है, 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6 और 14, 7। तो चलिए इसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं डायग्राम, क्या करना है। ठीक है, आगे क्या आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो इस वाले में तो हो जाएगा आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कह रहा है यहाँ पे कि 2 1 के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, 4 2 के साथ, 3 6 के साथ, 8 4 के साथ, 10 5 के साथ, 12 6 के साथ और 14 7 के साथ। तो बिल्कुल सही तो है। हर एक अवयव का एक ना एक इमेज बनना है, एक ना एक प्रतिबिंब बनना है। तो यही तो हमें चाहिए कि इधर के सारे अवयव का कोई ना कोई एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो बिल्कुल बन रहा है। तो हम कह सकते हैं इसलिए यह क्या है, फलन है। इसलिए क्या है, यह एक फलन है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं, फलन है। तो फलन है तो यहाँ से परिसर ज्ञात कर सकते हैं, प्रांत भी ज्ञात कर सकते हैं, परिसर भी। तो प्रांत क्या हो जाएगा, ये वाला, इधर जो जितने अवयव सब प्रांत हो जाएंगे। तो प्रांत क्या हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब क्या होंगे, प्रांत हो गए। और इधर वाले क्या हो जाएंगे, परिसर हो जाएंगे। सिंपल। तो परिसर में क्या हो जाएगा आपका,
1 2 3 4 5 6 7, बात खत्म। तो इस प्रकार दूसरा पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं, दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। तीसरा सॉल्व करना है, देख लेते हैं। तीसरा आपका क्या है? 1,3 1,5 2,5। चलिए इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तीसरे पार्ट को। तो इसके लिए भी डायग्राम बनाना पड़ेगा ताकि समझ में अच्छे तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, आगे आपका क्या दिया था? 1,3 1,5 2,5। तो आगे देखिए आपको क्या दिया है? 1 1 2। तो 1 1 2 बार आया तो एक ही बार लेंगे और इधर 2, मतलब पहले में आपको होने वाला है 1 और 2 आ गया। और दूसरे में क्या है? 3 5 5, मतलब 3 और 5, क्योंकि 5 2 बार आया तो एक ही बार लेंगे ना, 3 5। मतलब ये कह रहा है कि 1 जो है वो 3 के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, और 1 5 के साथ भी संबंध स्थापित कर रहा है, और 2 5 के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। यही नहीं है, देख लीजिए ध्यान से। 1 3 के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, 1 3 के साथ संबंध स्थापित किया। फिर उसी में दिया है कि 1 5 के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, 1 5 के साथ संबंध स्थापित किया, 2 5 के साथ 2 5 के साथ संबंध। तो बताइए फलन है? कभी फलन नहीं हो सकता, क्योंकि एक बच्चे की 2 माह कभी हो सकती है क्या? एक बच्चे की क्या 3 माह भी होगी, 5 भी माह होगी? नहीं, मतलब ये फलन नहीं है, बिल्कुल फलन नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि फलन नहीं है। क्या लिखेंगे? फलन नहीं है। और इसे एक्सप्लेन करके इस तरह लिख सकते हैं हम लोग कि प्रांत, क्या लिखेंगे? प्रांत के अवयव, प्रांत के अवयव एक, प्रांत के अवयव एक के 2 प्रतिबिंब हैं। एक के कितने प्रतिबिंब हैं? 2। एक तो 3 है, एक तो 5 है। ठीक है, तब प्रांत के अवयव एक के 2 प्रतिबिंब है। अतः यह संबंध फलन नहीं है। अतः यह जो संबंध है फलन नहीं है। बात खत्म हो गया। आपका हल करना क्या? कुछ नहीं, सिंपल। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर पहले में 3 पार्ट दिया था, तीनों हमने अच्छे तरीके, तो देखिए यहाँ तीनों क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो जिसमें से 2 फलन था और एक लास्ट वाला फलन नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे और उसे हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा थोड़ा सा हार्ड होगा समझने में, लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को थोड़ा। देखिए लिखा है कि निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना है। 2 यहाँ पे दिए हैं फलन, और इन दोनों फलनों का हमें प्रांत ज्ञात करना है, परिसर ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं पहला पार्ट। पहला पार्ट हल करते हैं। पहला पार्ट दिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि f(x) बराबर माइनस मोड x। मोड x का मतलब समझते हैं क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मोड x का मतलब होता है कि कोई संख्या अगर मोड में आ गया, अगर -5 इस तरह में मोड में कर दूं तो यह 5 आएगा, अगर -8 मोड में कर दूं तो यह +8 आएगा। मतलब मोड का मतलब होता है कि मोड के अंदर अगर कोई ऋणात्मक संख्या देते हैं या धनात्मक, तो वो बाहर आपका हमेशा धनात्मक ही देता है। मोड का मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ तो मोड तो दिया है, लेकिन आगे आपका माइनस लगा दिया है। ठीक है, आगे आपका क्या लगा दिया है? माइनस लगा दिया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात समझिए, इसका हमें ज्ञात करना है प्रांत। क्या ज्ञात करना है? प्रांत। और प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो प्रांत क्या हो जाएगा? ध्यान समझिए, प्रांत हो जाएगा कि x जो है वह बिलोंग करेगा वास्तविक संख्या से, मतलब कि सभी की सभी वास्तविक संख्या यहाँ पे आएंगी। ठीक है, यही इसका प्रांत कहलाएगा। प्रांत में सभी की सभी वास्तविक संख्या, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे x दिया है, कहा है कि x है यहाँ पे और ज्ञात कीजिए प्रांत और परिसर। तो प्रांत जो होगा वो सभी की सभी वास्तविक संख्या होगा। सभी की सभी वास्तविक संख्या ही क्या कहलाएगा? प्रांत। क्योंकि वास्तविक संख्या में आपका परिमेय, 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 अपरिमेय, ठीक है, धनात्मक, सभी संख्या आ जाती है। इतना रखिए याद कि जो वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या के अंदर, रियल नंबर के अंदर सारी संख्या आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रांत। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रांत क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अब प्रांत x आ जाएगा जो कि कहाँ से? रियल नंबर से लिया गया है। रियल मतलब समझ रहे हैं आप? प्रांत का मतलब ये चीज़ समझिए, आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। फिगर द्वारा समझाता हूँ। जैसे रियल नंबर में क्या होता है? -1 -2 -3 4/5 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 सभी आ जाएगा। तो प्रांत में तो ये सभी संख्या आएगा, क्योंकि सभी संख्याओं को मॉड निकाला जा सकता है। सभी संख्याओं को क्या निकाला जाएगा? मॉड। तो अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रांत है वो क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू r आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है परिसर की। बात आती है परिसर की। परिसर की बात समझिए। परिसर में क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि परिसर में जैसे यहाँ पे दिया है f(x) बराबर दिया है माइनस मोड x। अगर मैं यहाँ x की जगह 5 रख दूँ
तो क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा mod 5। तो या इसका आंसर क्या आएगा -5 आएगा। अगर मैं इस यक्स की जगह -3 रख देता हूँ तो माइनस तो आगे रहेगा, तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा। फिर मोड में एक्स, आई एक्स का क्या है -3, यहाँ -3 रखूँगा तो ये -3 जो है तो +3 में चेंज हो जाएगा, लेकिन ये आगे वाला माइनस हो जा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब हमको एक चीज़ मालूम चला कि चाहे हम प्लस रखें चाहे माइनस रखें, ये हमेशा आपका ऋणात्मक आएगा, क्योंकि आगे मोड की आगे यहाँ पे माइनस लगा दिया गया है। ठीक है, अगर यही माइनस नहीं रहता तो हमेशा क्या आता, धनात्मक आता, लेकिन यहाँ आगे माइनस लगा दिया है तो कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो वो हमेशा माइनस में ही आएगा। तो मतलब कि परिसर हमारा यह हो जाएगा, परिसर क्या, परिसर को y से डिनोट करते हैं, तो परिसर जो y होगा वो बिलोंग करेगा कहाँ तक। ठीक है, सारी की सारी ऋणात्मक संख्या आएंगी, धनात्मक को आएगा नहीं। तो ऋणात्मक संख्या का मतलब क्या, -इन्फिनिटी से लेके और 0 तक आएगा। यहाँ पे छोटा कोष्टक लगा दीजिएगा, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा दीजिएगा। मतलब कि अगर नंबर लाइन की बात करें तो यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे +इन्फिनिटी आता है, यहाँ पे -इन्फिनिटी। तो भाई जितना भी संख्या हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे सब तो माइनस में आएगा, तो माइनस का मतलब 0 से इधर ही तो रहेगा। तो मतलब कि -इन्फिनिटी तक और कहाँ तक रहेगा, 0 तक रहेगा। इनके सारी की सारी बीच की संख्या सब आपका y आएगा, परिसर में आएगा। ठीक है, तो सिंपल हल हो गया। तो परिसर आपका क्या आ गया, y बिलोंग्स टू -8 और -इन्फिनिटी और 0 तक रहेगा बीच में, और प्रांत आपका x आ गया, क्योंकि प्रांत में तो सभी आएंगे, प्रांत में तो सभी यूज ले सकते हैं ना, ये सभी माइनस धनात्मक सभी ले सकते हैं, लेकिन परिसर की जब बात आएगी तो परिसर हमेशा ऋणात्मक निकाल के देगा। ठीक है, तो यह बात है। तो प्रांत यहाँ पे नोट कर लीजिए और परिसर यह। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा गहराई से समझेंगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये पार्ट तो आपका क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने प्रांत और परिसर ज्ञात कर लिया। अब सेकेंड पार्ट को हल करते हैं कि f(x) बराबर करड़ी में 9 - x²। चलिए सेकेंड पार्ट क्या था उसको देख लेते हैं। वो था f(x) बराबर करड़ी में 9 - x²। अब इसे ध्यान से समझिएगा, हमें f(x) के वैल्यू रख के इतना लाना है। ठीक है, अब बात ये होगी कि हमें सबसे पहले प्रांत निकालेंगे। ठीक है, प्रांत, तो प्रांत हो जाएगा आपका, देखिए कह रहा है कि 9 - x² कड़ी में x का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 9 - x² ग्रेटर देन 0। ठीक है, जो 9 - x² का वैल्यू होगा हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 9 क्या आपका 3 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा आपका x का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये कहाँ से आ गया, इसे हल करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3 + x हो जाएगा और 3 - x हो जाएगा। कहाँ से, फार्मूला होता है x² - y² बराबर क्या होता है x + y और x - y, यही तो होता है। तो इसके माध्यम से यहाँ से चीज़ें निकल जाएंगी। तो यह 3 + x और 3 - x ग्रेटर देन 0, इतना आ गया। अब करना हमको एक चीज़ है, ध्यान से चीज़ें देखिए, नंबर लाइन पे चीज़ों को समझिए। ये हो गया आपका -इन्फिनिटी, यह आपका हो गया +इन्फिनिटी, यहाँ पे हो गया देखिए -3 ले लेता हूँ और यहाँ पे आपका +3 ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे हमें अधिक से अधिक कहाँ तक लेना है, 3 तक। अधिक से अधिक कहाँ लेना है, 3 तक। अगर हम 4 तक लेते हैं, ठीक है 4 तक, अगर 9 - x², अगर x की वैल्यू 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 9 - 4² माइनस 4 चौको 16 और 9 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा -7। मतलब हमें किसी न किसी तरह यहाँ माइनस की वैल्यू डालना था, और माइनस का वैल्यू तभी आएगा जब 4 रखेंगे तब, क्योंकि तब 3 रखेंगे यहाँ पे तो 3 तो लिखे 9 में से 9 जाएगा तो 0 आ जाएगा। हमको लेना है ऋणात्मक वैल्यू, तो ऋणात्मक वैल्यू लेने के लिए हमें x का वैल्यू 4 रखेंगे तभी यहाँ -7 आएगा, 3 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ गया माइनस, ये हो जाता है प्लस और ये हो जाता है माइनस, इस तरह अल्टरनेटिव चलता रहता है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से आपको समझना है कि यहाँ पे आ गया आपका -7। ठीक है, हमको वैल्यू लेना है क्या, यहाँ पे 0 से बड़ा लेना है। तो 0 से बड़ा कहाँ से आएगा, या तो 3 और -3 के बीच ही रहेगा, तभी 0 का वैल्यू आएगा। 3 और -3 प्लस में लेना ना, तो प्लस में लेना तो इन दोनों के बीच आएगा। इन दोनों के बीच मतलब कि जो x होगा वो बिलोंग कर जाएगा -3, 3। ठीक है, जो x होगा वो बिलोंग करेगा -3 और 3 के बीच ही वो संख्या रहेगा जिसकी वैल्यू धनात्मक आएगी। ठीक है, तो यह x बिलोंग्स टू -3 और 3। तो इतना चीज़ें क्लियर हो गया, मतलब हमको ये मालूम चल गया जो प्रांत है वो प्रांत आपका आ गया कि x बिलोंग करेगा 3 और 3 मतलब -3 और 3।
ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्रांत आ गया। ठीक है, क्लियर। अब हमें ज्ञात करना है परिसर, थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को। परिसर, अब परिसर ज्ञात करना है। दिया हमको क्या, एफ एक्स बराबर कड़ी में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, हमको ज्ञात करना है परिसर। हमें बनाना क्या है कि जो एक्स है वो -3 और 3 के बीच होना चाहिए, मतलब कि -3 से एक्स छोटा होना चाहिए और 3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन हमको लाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कि जो जीरो होगा इसका एक्स स्क्वायर निकालना है ना, हमको एक्स स्क्वायर निकालना है। तो इसका एक्स करेंगे तो जीरो से बड़ा आपका एक्स स्क्वायर, और यह 9 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें करना है इस चीज़ है, हम क्या करेंगे कि माइनस से गुणा कर देंगे। तो माइनस से गुणा कर देंगे तो जो ये सर्वसमीका होता है चेंज हो जाता है। ठीक है, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस से, चलिए माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, ये जो साइन है वो इधर का हो जाएगा इस तरह। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन -9, क्योंकि माइनस से तब गुणा करते हैं किसी संख्या में ना, तो ये पूरा जो सर्वसमीका होता है चेंज हो जाता है। तो इतना हो गया। अब इसको करेंगे, इस तरह लिख देंगे सीटिंग अरेंजमेंट में, मतलब इसको पहले लिख देंगे तो हो जाएगा 9 ग्रेटर देन बराबर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इतना हो जाएगा। इसको तब पहले इसको लिखें, फिर इसको लिखें, फिर इसको लिखें, तो सीटिंग अरेंजमेंट करके। अब करना हमको मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये है कि अब हमको लाना है 9 -9 लाने के लिए क्या करेंगे, सभी में से 9 घटा देंगे। तो 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 9 - 9। ठीक है, फिर हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 9, 0 है ना, यह आपका क्या हो जाएगा 9 + 0, अरे -9 है ना यहाँ पे, अरे +9 लाना है ना, +9 तो जोड़ना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पे +9 फिर -9 फिर +9, मतलब 9 जोड़े हैं इसमें, क्योंकि हमको +9 लाना है। तो 9 जोड़ दिया मैंने, तो 9 में से 9 गया तो हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 9। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको हमको क्या करना है, करड़ी में लिखना है। तो करड़ी में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका करड़ी में 0, ये हो जाएगा आपका करड़ी में -9 एक्स स्क्वायर, फिर ग्रेटर देन है 9 करड़ी में 9। ठीक है, इस प्रकार यहाँ तक आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0 ग्रेटर देन, हाँ ये चीज़ तो आपका एफ एक्स कहलाएगा, क्योंकि एफ एक्स बराबर इतना ही दिया है, और ये हो जाएगा 3 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये आ गया कि y जो है वो बिलोंग कर गया क्या, 0 और कहाँ तक, 3 के बीच। y बिलोंग कर रहा है 0 और 3 के बीच, तो y ही आपका परिसर है। तो परिसर आपका 0 का mat 3 निकल गया, और प्रांत आपका -3 का mat 3 निकल गया। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन सॉल्व होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड पढ़ा रहा होगा, लेकिन 1-2 बार देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हार्ड तो पड़ेगा ही भाई, 11th का मैथ है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हो गया। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। चलिए प्रश्न नंबर देख लेते हैं यहाँ पे 3। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखिए कि कह रहा है कि एक फलन एफ एक्स बराबर 2x + 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल, इसे हल करने में कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। इसको हल देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपका दे चुका है क्या, एफ एक्स वैल्यू कितना दे रखा है, 2x + 5 दे रखा है, और पूछा है कि f बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, f बराबर 7 रखेंगे तो क्या आएगा, f बराबर -3। मतलब कि x की जगह अगर 0 रखते हैं तो क्या आएगा, x की जगह अगर 7 रखते हैं तो क्या आएगा, x की जगह -3 रखते हैं तो क्या आएगा। तो सिंपल है, अलग अलग पार्ट में इसे हल कर लेते हैं। तो आइए चल लेते हैं हल। पहला पार्ट हल करते हैं। आपको एफ एक्स दे चुका है, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, 2x + 5 दे रखा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे f 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि x के वैल्यू क्या रखना है, 0। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 + 5, तो आपके क्या हो जाएगा 0 + 5 मतलब कि 5। बस आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, सिंपल। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़ें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस है, सॉरी ये माइनस है, कर लीजिएगा, आपके बुक में माइनस दिया होगा, ये लिखा होगा 2x - 5 लिखा होगा, 2x - 5, उसको सही कर लीजिएगा। तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, मतलब -5 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा, -5, क्योंकि क्वेश्चन मैंने देखा है यहाँ पे 2x - 5 है,
क्या है 2x-5, तो 2x-5 उसको सही कर लीजिएगा। अब सही हुए तो पहला प्रश्न हल ही हो गया। करना क्या, सिंपल था। दूसरा में भी वही चीज़ है, f(x) बराबर क्या दिया है 2x-5, लेकिन रखना है क्या f7, मतलब कि x क्या रखना है 7, तो f7 बराबर क्या हो जाएगा 2 × 7 - 5, तो 7 × 14 - 5, 14 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 9, 9 × 5 = 14, 9 आ गया इसका आंसर, सिंपल। इसी प्रकार तीसरा पार्ट यहाँ कर लीजिए। तीसरा पार्ट के लिए भी मान वही रहेगा, f(x) बराबर 2x-5, और हमें x क्या रखना पड़ेगा -3, तो हो जाएगा 2 × -3 - 5, तो -3 में 2 को गुणा करेंगे तो -6 - 5 बराबर क्या हो जाएगा -11 आ जाएगा, सिंपल। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा पूरा सॉल्व हो गया। 3 ही पार्ट दिए थे, तीनों पार्ट हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर तीसरा में कोई दिक्कत नहीं है, 2x-5 था बस, ठीक है, तो क्लियर हो गया। इसी प्रकार हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान है, उसी कैटेगरी का है। कह रहा है कि फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, जो TC बराबर 9C/5 + 32 द्वारा परिभाषित है। अब फलन T मतलब फलन जो F होता है ना, उसी को T दे दिया है। फलन यहाँ F लिखते हैं ना, तो इसको T दे दिया है। सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में यहाँ पे TC मतलब FX दिया है। FX की जगह आप TC कुछ भी दे सकता है, तो उसमें घबराने वाली क्या बात है, वही चीज़ें हैं। तो सिंपल हल ये भी हो जाएगा, एकदम सेम पैटर्न जो हम लोग सॉल्व किए हैं वही है। देखिए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। अब पहले इसको उतार देते हैं। दिया क्या है, TC बराबर क्या दिया है 9C/5 और प्लस 32। सबका अलग अलग वैल्यू निकालना। कह रहा है कि अगर C की जगह अगर 0 रखूँगा तो कितना आएगा, तो चलिए रख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे T बराबर 0 लेने पे, मतलब यहाँ C लिख लीजिए, मतलब C बराबर 0 रखने पर C की वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो क्या हो जाएगा T0 बराबर क्या हो जाएगा 9 × 0/5 और प्लस 32, तो क्या हो जाएगा 0/5 प्लस 32, 0 में 5 का भाग देंगे तो 0 + 32 क्या आ जाएगा 32 आ गया, बात खत्म, सिंपल। तो यही तो करना है, कुछ नहीं करना। पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया, सेकेंड पार्ट यहाँ सॉल्व कर देते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है T 28, मतलब C बराबर 28 रखेंगे तो कितना आएगा, तो सिंपल क्या हो जाएगा T 28 बराबर क्या हो जाएगा 9 × C मतलब कि 28/5 और प्लस 32, तो गुणा कर दीजिए तो 8 × 9 = 72 और 9 दूनी 18, ठीक है, कितना हो जाएगा 252 बटे प्लस 32 और बटे 5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 25 और 10.5 × 20 प्लस 32, तो 5.4 और 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अरे यहाँ भाग देंगे तो 50 बार जाएगा ना, 50.4 आएगा, क्योंकि 25 फिर एक 0 बढ़ाएंगे 5 × 20, मतलब 50.4 32 कितना हो जाएगा 5 × 2 = 8 82.4, कितना आ जाएगा 82 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। चलिए तीसरा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या है इसका, T बराबर -10 मतलब C बराबर -10 रखने पर क्या हो जाएगा T -10 बराबर 9 × -10/5 और प्लस 32, 5 दूनी के 10 मतलब -18 + 32, और -18 + 32 कितना होता है 14 फ़ारेनहाइट निकल गया। सिंपल, करना क्या है, कुछ नहीं, 14 फ़ारेनहाइट आंसर आ गया। तीसरा पार्ट सॉल्व हो गया, तो चौथा पार्ट भी यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। चौथा पार्ट में आपका दिया है कितना, देखिए कह रहा है कि C का मान मतलब TC का वैल्यू 212 आगे से दे चुका है, तो TC क्या दिया था TC बराबर 9C/5 + 32 ही दे रखा था ना, तो TC का वैल्यू आगे दे ही दिया है 212 बराबर 9 × C/5 + 32 निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 212 + 32 रहेगा तो -32 हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा 9C/5, यहाँ से 32 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 180 बराबर 9C/5, 9C से कटा दीजिए कितना बराबर 9 दूनी 18 20 बार में कट जाएगा, तो 20 बराबर C/5, तो C बराबर क्या आ जाएगा 20 × 5 = 100 डिग्री आ गया C का वैल्यू। तो क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप इसको आसानी से कर पाओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसको हल करते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर, देखिए परिसर ज्ञात करना है, सेम वही पैटर्न जो पहले सॉल्व किए हैं, परिसर ज्ञात करना है। 3 फलन दिए हुए हैं,
तो चलिए एक एक फलन को हल करते हैं और परिसर ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। पहला है कि f(x) बराबर 2 माइनस 3x और x जो बिलोंग करेगा रियल नंबर से और x बड़ा होगा किससे, 0 से। तो सिंपल है, करना क्या है देखिए यहाँ से। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बात बताया है कि जो x है भाई वो 0 से क्या बड़ा होना चाहिए, x 0 से बड़ा होना चाहिए। करना क्या, हमें लाना है यहाँ पे 3x बनाना है, ठीक है। मतलब x में किसी न किसी तरह गुणा करके हमें ये सारी चीज़ें बनाना होता है। तो करना है क्या है, 3 से गुणा कर देते हैं। 3 से गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर लेस देन ग्रेटर देन बदल जाता है। 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यार, -3x, जो ग्रेटर देन वो लेस देन में चेंज हो जाएगा। इधर -3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 गुणे 0 हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा -3x ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। इसमें हमको 2 जोड़ना है तो चलिए 2 जोड़ देते हैं क्योंकि 2 लाना है। तो हो जाएगा 2 - 3x ग्रेटर देन 2 प्लस 0। तो हो जाएगा 2 - 3x ग्रेटर देन 2। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो सिंपल आपका f(x) का वैल्यू निकल गया, क्योंकि f(x) तो यही है। तो f(x) बराबर क्या निकल गया, ग्रेटर देन 2। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो y है वो बिलोंग कर रहा है -∞ से लेके कहाँ तक, 2 तक। बात खत्म। यहाँ से आपका परिसर निकल गया, सिंपल, ठीक है। क्लियर हो गया ना यहाँ तक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब सॉल्व करना है इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, f(x) बराबर x² प्लस 2 और x एक वास्तविक संख्या है। चलिए देख लेते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दिया है f(x) बराबर दिया है x² प्लस 2 दे रखा है और कह रहा है कि x एक वास्तविक संख्या है। मतलब x जो है क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों चलिए इसको देखते हैं। इस बार x² बनाना है, x² बनाना है तो चलिए x का वर्ग कर देते हैं। x का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² ग्रेटर देन 0। x² का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। और इसमें हमें क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 लाना है। तो 2 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा आपका x² प्लस 2 ग्रेटर देन 0 प्लस 2। 2 जोड़ेंगे तो दोनों जुड़ेगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो आपका f(x) आ गया। f(x) बराबर क्या आ गया, ग्रेटर देन 2, ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि y जो है बिलोंग करेगा 2 तक है तो 2 तक है तो बड़ा कोष्टक लगाएंगे, फिर इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी से छोटा है तो इसको छोटा कोष्टक लगाएंगे। तो y बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, 2 से इन्फिनिटी तक, मतलब इन्फिनिटी अनंत तक उसके अवयव आएंगे। तो यहाँ पे दूसरा भी सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा सॉल्व करना है। तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा दिया था कि f(x) बराबर x एक वास्तविक संख्या है, तो सिंपल है। अब सिंपल दे दिया है कि f(x) जो है वो x होना चाहिए, मतलब x एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, मतलब x जो है वो रियल नंबर ही होना चाहिए। बात खत्म। तो आप लिख सकते हैं कि f(x) बराबर क्या बिलोंग कर रहा है r, मतलब f(x) के जितने वैल्यू होंगे अवयव सब क्या करेंगे, वास्तविक संख्या से बिलोंग करेंगे। तो इसलिए जो परिसर भी होगा सभी वास्तविक संख्या ही होगा। बात खत्म। तो ये भी पार्ट हल हो गया। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में आप लोगों का प्रश्नावली 2.3 संपूर्ण रूप से क्लियर हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।